नमस्ते। न्यूज़ टाइम के सभी दर्शकों को बहुत-बहुत नमस्कार और दिवाली की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। आज थोड़ी एक बात ये कर लें कि आज खबर फिर से छपी कि देश में सेंसस होने जा रहा है, जो बहुत ओवरड्यू है अब तो और वो अगले साल अगले साल शुरू होगा 2025 में और 2026 तक खत्म हो जाएगा। लेकिन उसके साथ जो एक दूसरी खबर है, वो थोड़ा चिंताजनक है। और खबर ये है कि इस सेंसस के बाद फिर डिलिमिटेशन का प्रोसेस भी शुरू हो जाएगा और जो 2029 के लोकसभा के चुनाव होंगे, वो नए डिलिमिटेशन के हिसाब से होंगे। पहले तो ये समझ लीजिए कि ये सेंसस देखिए सेंसस भारत में हर 10 वर्ष में होता है। अ, लेकिन इधर कुछ वर्षों से ये सेंसस नहीं मतलब 2021 में होना था, उस समय पहले कोरोना और फिर बाद में जो भी कारण हो, सरकार इसको कराने में ढीली-ढाली कर रही थी। अब ऐसा लगता है कि संस क्योंकि बहुत दबाव है, सारे लोग कह रहे हैं कि भई सेंसस कराइए क्योंकि उसके बिना डेटा नहीं है, बहुत सी प्लानिंग रुक रही है। तो अब सरकार सेंसस कराने जा रही है। सेंसस के मैं जिस पक्ष पे जो मेरे हिसाब से ज़्यादा चिंताजनक है, वो पक्ष है डिलिमिटेशन वाला। एक पक्ष और है जो संवेदनशील है और वो मैं उसको चिंताजनक इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि उससे इस देश की नियति पे, इस देश की सामाजिक संरचना पे, इस देश के समता पे फ़र्क पड़ेगा, हमारे सोशल फैब्रिक में फ़र्क पड़ेगा, लेकिन चिंताजनक डिलिमिटेशन। क्योंकि डिलिमिटेशन से इस देश के फेडरल स्ट्रक्चर और इस देश की यूनिटी पे फ़र्क पड़ेगा मेरे हिसाब से। तो पहली चीज़ सेंसस की कर ली जाए, सेंसस के जो हमारे देश में जो सेंसस कराते हैं, वो रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया कराते हैं। जो वर्तमान में मृत्युंजय कुमार नारायण साहब हैं, जिनका टर्म 2024 दिसंबर में खत्म हो रहा था, लेकिन उसको अगस्त 2026 तक बढ़ा दिया गया है, ये करके कि भाई इन्हीं के कार्यकाल में इसको पूरा कर लिया जाए। एक्सपीरियंस है। अब सेंसस में जो जो डिबेट चल रही है, आज हम लोग उस पे चर्चा नहीं करेंगे। वो डिबेट ये है कि जो कास्ट सेंसस की बात है, जातिगत जनगणना, उसको इसके साथ कैसे इनकॉर्पोरेट किया जाए? क्योंकि जातिगत जनगणना इस देश में 1931 में हुई थी और उसके बाद सारे एस्टिमेशंस हैं। बिहार में और कर्नाटक में 2 जगह पे जातिगत जनगणना सर्वेक्षण हुए हैं। देखिए, एक चीज़ ये समझ लीजिए, जो सेंसस है, वो कराने का अधिकार सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। सर्वेक्षण कोई भी स्टेट करा सकती है। तो अब महत्वपूर्ण बात ये है कि बहुत दबाव है ना केवल ऑपोजिशन पार्टीज का, कांग्रेस का, बल्कि एनडीए के जो पार्टनर्स हैं, जो उसमें जनता दल यू, लोक जनशक्ति पार्टी, इन सब का भी दबाव है कि भाई सेंसस कराइए और साथ में ऐसा कहा जा रहा है कि कहीं न कहीं आरएसएस को भी लग रहा है कि ये जातिगत जनगणना का हो जानी चाहिए। अब जातिगत जनगणना हो जाएगी, तो उसको कहाँ तक खोलें, क्या करें? जैसे अभी शेड्यूल ट्राइब है, तो क्या एक ओबीसी का कॉलम और बना दिया जाए कि सब जातियों अब क्योंकि बात ये है कि उसके अंदर की जातियों को भी खोलने की बात है। वो एक निर्णय है, आज उस पे बात नहीं, आज ज़्यादा बात हम लोग करेंगे डिलिमिटेशन। अ, 2-3 चीज़ें पहले ब बता लें और फिर डिलिमिटेशन से क्या जिस खतरे की मैं बात कर रहा हूँ, उस खतरे की बात करें। देश में आज़ादी के बाद डिलिमिटेशन ये है जो लोकसभा और विधानसभा की संरचना पे बात करते हैं कि कितनी पॉपुलेशन है। हर व्यक्ति का वोट एक है, तो हर व्यक्ति का अगर वोट एक है तो उसका अधिकार कितना है, कितने व्यक्तियों के ऊपर एक उनका मेंबर होना चाहिए, इस तरह की बात। तो 1952 में एक बार डिलिमिटेशन कमीशन बना, 4 बार बन चुका है देश में, फिर 1963 में, फिर 1973 में और फिर 2002 में। 1973 में हमारी पार्लियामेंट लास्ट टाइम उसका स्वरूप बढ़ा था, 543 हो गए थे, 543। अब जैसा माना जा रहा है कि इस समय एस्टिमेटेड यह है कि 2026 में हमारी जनसंख्या करीब 142 करोड़ होगी और उसके मद्देनज़र अगर हमारे पार्लियामेंट की सीट बढ़ती हैं, तो वो
उम्मीद ये है कि 543 से 753 सीट हो जाएँगी। नई पार्लियामेंट इसी हिसाब से बनी भी है, बड़ी पार्लियामेंट बनी है कि जहाँ पे स प साढ़े 7 पौने 800 लोग करीब बैठने की व्यवस्था है। तो 210 सीटें बढ़ने वाली हैं। मैं इस पे आऊँ उससे पहले एक चीज़ और आपके साथ कर लूँ, ये 1973 में जब हुआ, जब बढ़ गया, उसके बाद ये हुआ कि अब ये 25 साल बाद इस पे हम लोग रिव्यू करें। तो फिर 2002 में इसका जब आया अटल जी के सामने अटल जी की सरकार थी, तो अटल जी ने इसको स जो कॉन्स्टिट्यूशन के अमेंडमेंट 84 के द्वारा 25 साल के लिए और आगे बढ़ा दिया और 25 ही साल के लिए नहीं बढ़ा दिया, उन्होंने जो कहा वो ये कहा कि जो रेलेवेंट फिगर्स 2026 के बाद के सेंसस की, मतलब रेलेवेंट फिगर्स फॉर द फर्स्ट सेंसस टेकन आफ्टर द ईयर 2026 हैव बीन पब्लिश्ड, जब वो पब्लिश हो जाएगी तो मतलब टेक्निकली वो ये कह रहे थे 2031 के सेंसस के बाद डिलिमिटेशन के की बातचीत होगी। तो मतलब वो कहने को तो 2002 में उन्होंने 25 साल की बात की, लेकिन टेक्निकली वो करीब 30, 32, 35 साल के लिए उन्होंने उसको आगे ढकेल दिया था। अब मोदी जी एक बिल ले आए हैं, मोदी जी बिल ले आए हैं कि भई महिला आरक्षण होगा, वो बिल पास हो चुका है पार्लियामेंट से। कब होगा? सेंसस हो जाएगा, डिलिमिटेशन हो जाएगा, उसमें महिलाओं का 33% का आरक्षण। तो मोटे तौर पे अगर 753 होते हैं, तो उसमें से 251 महिला सांसद होंगे। तो पहला तो एक ये है। दूसरा एक चीज़ और समझ लीजिए कि दो हाँ, एक चीज़ और बता दें, जब डिलिमिटेशन कमीशन 52, 63, 73 2002 हुआ, 2002 वाला जो था उसमें सेंसस के बाद डिलिमिटेशन की बात हुई, लेकिन सीटें नहीं बढ़ाई गई। अ, इसमें कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ अमेंडमेंट्स होते हैं, कुछ आर्टिकल चेंज होते हैं। जैसे अमेंडमेंट टू कॉन्स्टिट्यूशन करना होता है, जैसे एक चेंज करना पड़ेगा आर्टिकल 81। अब आर्टिकल 81 क्या है? वो ये डिफाइन करता है कंपोजिशन ऑफ लोकसभा। फिर आर्टिकल 170 कंपोजिशन ऑफ विधानसभा। फिर आर्टिकल 82 और 55। आर्टिकल 82 और 55 क्या करता है? जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हमारे यहाँ होता है, वो हर स्टेट का वोट का जो प्रतिशत है, क्योंकि डायरेक्ट तो होता नहीं है। अ, विधायक और सांसद लोग वोट देते हैं। तो जो जो विधायक के वोट है, वो उस स्टेट की पॉपुलेशन के हिसाब से उसका वैल्यू होती है। जैसे मान लीजिए उत्तर प्रदेश का अगर एक एक विधायक वोट दे रहे हैं और वो मोटे तौर पे 5 लाख लोगों के पीछे से चुन के आते हैं, मोटा अंदाज, तो उसकी कुछ वैल्यू 5 लाख के बराबर। और एक कोई छोटी स्टेट है जहाँ पे एक विधायक साहब आ रहे हैं जो 50,000 से चुन के आ रहे हैं, तो उनके वोट की कीमत करीब 50,000 होगी। मोटा ये अंदाज है, क्योंकि वो इन सारे वोट बराबर नहीं है। जो विधायक बड़ी स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, उसका, तो इसलिए ये प्रेसिडेंशियल इलेक्शन की बात कर रहा हूँ। ईच वोट ऑफ इलेक्टोरल कॉलेज इज डिसाइडेड ऑन पॉपुलेशन बेसिस, नॉट ऑन, एक सब वोट बराबर नहीं है। और फिर आर्टिकल 330 और 332 को भी चेंज करना होगा, क्योंकि रिजर्वेशन ऑफ, जो हमारे यहाँ आरक्षण होता है सीट का लोकसभा और विधानसभा में, वो इसके इसके द्वारा होता है। अब यहां तक तो मैंने आपको बता दिया। अब एक चीज और समझ लीजिए, जो जो इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये क्यों खतरनाक है। इस डिलिमिटेशन कमीशन के जो मेंबर्स होते हैं, वो रिटायर्ड जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट होंगे। ये भारत के राष्ट्रपति इसको फॉर्म करेंगे या करेंगी। और डिलिमिटेशन के जो डिसीजंस हैं, दे कैन नॉट बी चैलेंज्ड। वो देश के किसी कोर्ट में चैलेंज नहीं किया सकते। अगर उन्होंने इतना बना दिया तो बना दिया। अब आप समझे इसका इसका अब खतरा कहां है, वो उसकी तरफ आपको ले चले। खतरा ये है कि जैसे उत्तर प्रदेश है, इस समय देश के सबसे ज्यादा सांसद उत्तर प्रदेश में एक स्टेट से आते हैं, 80। कुल सीटें हैं 543, 80 जाते हैं। इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज ऑफ द टोटल सीट, हम 14.73% ऑफ टोटल लोकसभा सीट केवल उत्तर प्रदेश के सांसद।
अब पॉपुलेशन के हिसाब से ये एस्टिमेट किया जा रहा है कि जैसी पॉपुलेशन आज है उस हिसाब से जब डिलिमिटेशन हो जाएगा तो उत्तर प्रदेश की सीटें 80 की जगह 128 हो जाएंगी, 128। लोकसभा की सीटें भी बढ़ेंगी, 753। लेकिन 128 को जब आप 753 के सामने रखते हैं तो वो 16.99%, 17% रिप्रेजेंटेटिव केवल उत्तर प्रदेश से होंगे। क्या हुआ? तो 14.73 से बढ़ के हम 17% हो जाएंगे। इसी तरह से बिहार, बिहार में अभी 40 सीटें हैं, वो बढ़ के 70 हो जाएंगे। बिहार का अभी का रिप्रेजेंटेशन इन लोकसभा है 7.36%। टोटल नंबर्स हैं, उसमें बिहार के कितने मेंबर्स आते हैं? वो 7.36। लेकिन आज के हिसाब से अगर ये माना जाए कि जो पॉपुलेशन है, अगर वो 70 सीट हो जाती है, तो बिहार टोटल लोकसभा में बिहार के सदस्य होंगे 9.29%। वो सदस्य का रिप्रेजेंटेशन बढ़ जाएगा, बिहार के लोग ज्यादा होंगे। एक स्टेट का और बता दूं, महाराष्ट्र आज 48 है, दूसरी सबसे बड़ी स्टेट उत्तर प्रदेश के बाद, वो बढ़ के हो जाएंगे 68। और रिप्रेजेंटेशन 48 का मतलब आज की तारीख में 8.83% लोग सांसद बिहार से महाराष्ट्र से आते हैं। जब 68 हो जाएंगे तो 753 753 में वो 9.03% हो जाएंगे। रिप्रेजेंटेशन ऑफ महाराष्ट्र के सांसद बढ़ जाए। अब इसमें कहां दिक्कत है? जो मैं कह रहा हूं कि खतरा है इसमें। दिक्कत है सदर्न स्टेट्स। केरल, केरल में आज 20 सांसद हैं। उनका टोटल रिप्रेजेंटेशन इन इंडियन पार्लियामेंट, इंडियन लोकसभा इज 3.68%। आज की पॉपुलेशन के हिसाब से उनका 753 वाली लोकसभा के में सीटें घट जाएंगी, 19 रह जाएंगी, 20 से 19 हो जाएंगे। और उनका रिप्रेजेंटेशन 3.68% से घट के 2.52% हो जाएगा। वो उनकी आवाज कम हो जाएगी। कर्नाटक 28 से 36 हो जाएंगे, तेलंगाना 17 से 20 होंगे, रिप्रेजेंटेशन घट जाएगा 3.13 से 2.65 हो जाएगा। आंध्र प्रदेश 25 से 28 केवल होंगे, रिप्रेजेंटेशन 4.60% आज है, वो घट के 3.71% हो जाएगा। तमिलनाडु 39 है, 39 आज है, 41 रहेंगे, 2 बढ़ेंगे, लेकिन रिप्रेजेंटेशन 7.18 से घट के 5.44 हो जाएगा। ये जो 5 साउथ की स्टेट हैं, जो जिनके यहाँ शिक्षा का ऑल इंडिया के स्टैंडर्ड के हिसाब से वो बेहतर कर रही हैं। उनके यहाँ शिक्षा बेहतर है, उनके यहाँ स्वास्थ्य बेहतर है, उनके यहाँ पर कैपिटा इनकम बेहतर है। ऐसी स्टेट जब पार्लियामेंट होगी तो उसमें इनका रिप्रेजेंटेशन घट जाएगा। घटे रिप्रेजेंटेशन का मतलब कि इनकी बात कम सुनी जाएगी इनकी। तो मुझे ऐसा मतलब मेरा ये मानना है कि अगर आप इस मैकेनिज्म को जैसे अभी चलता है और ये बीजेपी को सूट करेगा। सूट इसलिए करेगा कि वो केवल 2, 3, 4 स्टेट को मैनेज किए रहेंगे जो उसकी आज स्टेट है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, ये 3-4 स्टेट को आप मैनेज कर लीजिए और देश पे राज करते रहिए। तो इसको और इसी के उसमें अगर आपने हाल के दिनों में देखा हो, चंद्रबाबू नायडू, स्टालिन ने अपने-अपने प्रदेश में कहा कि भाई बच्चे ज़्यादा पैदा करो, तुम्हारी पॉपुलेशन कम हो रही है, तुम्हारी एजिंग हो रही है, इत्यादि, इत्यादि। तो एक अजीब-सी देश में आने वाले समय में एक साउथ के लोगों के साथ उनको लगेगा कि नाइंसाफ़ी हो रही है। नॉर्थ के लोगों को लगेगा कि हमारे भाई ज़्यादा हैं, तो हमें ज़्यादा संसाधन मिलना चाहिए, हमें तो और तरक्की करनी है। ये एक डिबेट चलेगी। निर्णय आपको करना है, लेकिन कोई स्टेट अगर ये फ़ील करता है कि उसने अगर अच्छा परफ़ॉर्म किया, तो उसको बजाय एनकरेज करने के उसको पेनल्टी लगाई जा रही है, तो वो मेरे ख़्याल में एक डिसइंसेंटिव होगा। किसी भी स्टेट के तरक्की में वो कहीं न कहीं बाधक रहेगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। धन्यवाद।